ओके क्लास, नेक्स्ट इशू यही, इसको हमने कंटिन्यू करना था MIS इश्यूज़ को। और जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो सिस्टम डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने पढ़ा था, जिसके अंदर मेथोडोलॉजी, प्रोटोटाइपिंग, एनालिसिस और ये सारे प्रोसेस आते हैं। तो ये किसी एक एरिया में या एक इन्वायरमेंट के अंदर इसको ऑपरेट करना, इम्प्लीमेंट करना आसान है एज़ कम्पेयर टू आप दूसरी कंट्री में भी वो सब कुछ करें। जो वेंडर सिलेक्शन और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, तो वो फिर आप कल्चर के अकॉर्डिंग करते हैं या अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। जो चीज़ पाकिस्तान में ऑपरेटिव है वो बाहर ऑपरेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेंडर सिलेक्शन का प्रोसेस ही डिफरेंट होगा, वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग का प्रोसेस ही डिफरेंट होगा, वहाँ पे आप जो हो सकता है कि डायरेक्ट यूज़र के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब आपको उसको फुल फ्लेज एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ऐसा नहीं है कि वो वेट करेगा या इस तरह के प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, टाइम साइकिल होता है कि वहाँ पे आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता, बहुत बिजी दुनिया, मतलब बहुत बिजी उनका स्केड्यूल होता है, वो बार बार एक चीज़ को प्रोटोटाइप नहीं कर सकते। उनको एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस उनकी नॉलेज में ना भी हो तो आपको उनको फुल फ्लेज चीज़ प्रोवाइड करनी होती है। और क्वालिफाइड वेंडर्स को सर्च करना वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है CIO के लिए या मैनेजर्स के लिए। इन ब्रॉड टर्म द रिसर्च इश्यूज़ फॉर ग्लोबल सिस्टम इंक्लूड सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, क्योंकि एनालाइज और चीज़ों डाटा कलेक्ट करना, फिर उसको रिफ़ाइन करना, उसके उसमें से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर मैनेजिंग द एंड द डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, इवैल्यूएशन एंड मेंटेनेंस, फिर उसके बाद ये चीज़ें भी टफ़ हो जाती हैं। तो जब तक आप कल्चर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे ना, तब तक आप उनके किसी भी चीज़ को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ बेस्ट काम कर सकती है, आप उसको नहीं नहीं उसको यूज़फुल वे में समझा सकते। ठीक है, तो जब ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि सिस्टम को डेवलप करना वहाँ मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत फास्ट पेस पे इन्वायरमेंट चल रहा होता है, ऑलरेडी चीज़ें डेवलप्ड होती हैं। आपको अपने आप को इतना ट्रेन करना है कि आप उनके सिस्टम में, उनके कल्चर में एडजस्ट हो सकें। तो ये वाले भी मसले आते हैं। और जो तो डेवलप्ड नेशन से ही डेवलप्ड उसमें जाते हैं मल्टीनेशनल अपने ऑपरेशंस लेके, उनको इतनी मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर आप डेवलपिंग और बहुत पुअर कंट्री से जा रहे हैं तो फिर आपको ये वाले मसले ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज, इतना नो हाउ नहीं होता। फिर रीजनल इश्यूज़ आ जाते हैं। इन दिस पॉइंट और इशू द अंडर डेवलप्ड एंड कम्युनिस्ट ब्लॉक कंट्रीज आर इंक्लूडेड। उनको मसला आता है। दिस फैक्टर इंडिकेट दैट वाइल द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंट्री इन्वायरमेंट्स एंड कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड इज वर्थ वाइल, इट मे बी मोर एफिशिएंट एंड नेसेसरी टू स्टडी दीज टू ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज। द कम्युनिस्ट को आप पढ़ें कि उधर क्या चलता है। लाइक जो चाइना है वो एक वक्त में एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। ठीक है, उसके बाद उसमें चेंजेस आई और लोगों को कुछ राइट्स दिए गए, लेकिन पहले ये होता था कि आपको बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना पड़ता था, आप खुद से कोई चीज़ इनिशिएट नहीं कर सकते थे। तो इस तरह की कंट्रीज़ में भी, जहाँ पर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हों या लेस डेवलप्ड हों, आपको MIS को वो इम्प्लीमेंट करवाने में बहुत मसला होता है। Begin to surface, for example, Pelvia and Pelvia attempt to generalize the IS issues of developing and underdeveloped countries। मतलब अब इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं कि इस तरह की कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं, उधर उनके उन लोगों को कैसे अपने ह्यूमन रिसोर्स को इतना ट्रेन करना है कि वो कहीं भी जाकर वर्क कर सकें। ठीक है, फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ IT इन्वेस्टमेंट आ जाता है। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन वे ऑफ डूइंग IT इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है। द फर्म हु इज़ गोइंग टू डू ग्लोबलाइजेशन, इट्स मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ देयर टर्म्स एंड लेवल्स ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट। आप जो इन्वेस्टमेंट है, ऑफ कोर्स अगर आप किसी डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री में करें तो उस पर आपका इतना बजट नहीं होगा, आपको इतना रिस्क नहीं बेयर करना पड़ेगा। लेकिन आप किसी अच्छी कंट्री में जाके, डेवलप्ड कंट्री में जाके वही सॉफ्टवेयर, वही एप्लीकेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। मतलब आपके पास इतना रिस्क लेने का होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना। ठीक है, फिर एडवांस एंड मिसलेनियस इश्यूज़ में क्या आ जाता है। The first item is about new organizational forms made possibly by IT. These are called multinational, global, international, and transnational. IT is an enabler in the implementation of any of these strategies. ये basically strategies के तौर पे यूज़ होते हैं, ये global, international, ये जो सारे concepts हैं। Additionally, alternatives to traditional and hierarchical forms of organizational structures are being constantly sought. For example, reduced layers of management, matrix organization, and ad hoc structures. मतलब इसमें उन्होंने बात की है कि
सबसे बेहतर चीज़ ये रहती है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस करें। जो आपकी हायरार्कियल एक बहुत बड़ी टीम चल रही होती है, उस चीज़ को हमें रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। जिस तरह स्पैन ऑफ कंट्रोल को आप शॉर्ट कर दें, हायरार्की को शॉर्ट कर दें, एक मैनेजर के अंडर सिर्फ 2 लोग काम कर रहे हों या 10 लोग काम कर रहे हों, इट डिपेंड्स अपॉन द क्रिटिकल सिचुएशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह और उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका कल्चर क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बजट अफोर्ड नहीं कर सकती तो फिर उसको अपने बजट को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को चूज़ करना है ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर सके, ठीक है। वंस अगेन IT कैन फैसिलिटेट सच ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म्स, इन पर्टिकुलर द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट इज revolutionizing the ways of conducting global business. Other terms included under this factor are strategies for IT transfer and global decision support system. Non-conventional systems in international environments are practically non-existent and would seem to offer plenty of opportunities for exploration. It all depends upon the organization operating in the respective country, ठीक है। अब उस कंट्री में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको उसी के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा, मैट्रिक्स कैसा होगा, हायरार्की क्या होगी, हायरार्की को शॉर्ट रखना है, लॉन्ग रखना है, आपको डेमोक्रेटिक स्टाइल यूज़ करना है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल यूज़ करना है। जब तक आपकी जो कल्चर है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इश्यूज़ आते ही रहेंगे आपके ऑपरेशंस में, ठीक है। MIS भी कोई एक आम चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर अगर आप देखें, आप यहाँ पे स्पेशलिस्ट लेते हैं, कोई IT स्पेशलिस्ट, तो उसको आपको उतना पे नहीं करना पड़ता जितना अगर आप बाहर कोई IT स्पेशलिस्ट हायर करें। तो इसमें बजट का बहुत रोल है, वो आपको बहुत देखना पड़ता है। फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, लीगल डिफरेंसेस आ जाते हैं दोनों कंट्रीज़ में। जो लीगल बाउंडिंग्स यहाँ पे हैं वो शायद वहाँ पे ना हो, तो ये भी मतलब आपको रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ता है। वो कहने हैं कि अगर इन सब फैक्टर्स को देखा जाए तो आप अपना MI सिस्टम कहीं पे भी सेटअप करने से पहले किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता कि वो कोई फर्म जो है वो डिफ़िकल्टी फेस ना करे। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द फर्म एस्टैब्लिशिंग देयर बिजनेस इन अदर कंट्री, बट ऑल्सो फॉर द कंट्री वेयर द सिस्टम इज़ गोइंग टू बी स्टैब्लिश्ड। और वो कह रहे हैं कि ये बेनिफिशियल ही है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो ये सेटअप करना चाह रही है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो वो उस कंट्री से और उस कंट्री के लिए भी जो वहाँ पे जिधर ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हेल्प आउट तो करती है, ठीक है। और अगर आप सारे फैक्टर्स को देख के और पहले से ही उनको एड्रेस कर लें तो आपका MIS सिस्टम जो है उसको कोई भी मसला नहीं होगा किसी भी कंट्री में ऑपरेट करने से, ठीक है। थैंक यू बच्चों।